नमस्कार मित्रों, आरबीआईएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ मुख्य परीक्षा विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के साथ साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। यूं कहें, मुख्य परीक्षा की तैयारी पहले, उसके साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। तो तैयारी का सही स्वरूप यही है। आइए, प्रश्न है, भारत के संघवाद का वर्णन रूप में संघीय परंतु भावना में एकात्मक तौर पर किया जाता है। इसका संभावित उत्तर आपको दिया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, बार बार सुनेंगे, आपको एक अच्छी समझ हो जाएगी। पढ़े तो आप हैं ही। उत्तर है, भारतीय संविधान में भारतीय राज्यों का एक संघ होगा, ऐसी कल्पना की गई थी। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई। संविधान में शासन की शक्ति को एक स्थान पर केंद्रित नहीं किया गया, बल्कि केंद्र व राज्य सरकारों में विभाजित कर दिया गया। दोनों को अपने दोनों को अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र कर दिया गया। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई। परंतु कुछ ऐसे सिद्धांत भी हैं जो एकात्मक शासन की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हैं, जैसे इकहरी नागरिकता, इकहरी न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, संसद द्वारा राज्यों के नाम, क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों के अंतर्गत संकट काल की घोषणा द्वारा तो स्पष्ट रूप से संघात्मक व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था के रूप में बदला जा सकता है। भारत का नवीन संविधान ऐसी प्रशासन व्यवस्था को जन्म देता है जो अधिकांशतः अर्ध संघीय है। ब्रिटिश एकात्मक शासन का तथा संयुक्त राज्य अमेरिका संघात्मक शासन के सर्वोत्तम उदाहरण है। भारतीय राज्य न तो पूरी तरह संघात्मक है, न ही एकात्मक है। संघात्मक संविधान के अंतर्गत संपूर्ण शक्तियां राज्य व केंद्र के मध्य विभाजित रहती हैं। एकात्मक संविधान के अंतर्गत सारी शक्तियां केंद्र के अधीन होती हैं। संघात्मक सरकार के लक्षण भारतीय प्रशासन और संविधान में विद्यमान है। इस प्रकार भारतीय संविधान को संघात्मक माना जाता है। भारतीय संविधान में दोहरे सरकार का अस्तित्व, केंद्र तथा राज्यों की भी शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोपरिता, संविधान संशोधन की अनन्य प्रक्रिया तथा स्वतंत्र न्यायपालिका आदि संघात्मक गुण विद्यमान है। भारत का संविधान देश में विभिन्न प्रकार की जातियां, जनजातियां, अल्पसंख्यक, भाषाई विभिन्नता, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां तथा परंपराओं को एक सूत्र में पिरोने के लिए निर्मित किया गया है। संविधान के निर्माता चाहते थे कि यदि कभी एकता व अनेकता में संघर्ष उत्पन्न हो जाए तो जीत एकता की हो। वस्तुतः देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए उन्होंने राज्यों को की अपेक्षा संघ की शक्ति को निर्णायक बनाया। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। तो किसी भी अधिनियम के प्रारंभ में एक उद्देशिका होती है। उद्देशिका के माध्यम से अधिनियम के उद्देश्यों एवं नीतियों के समझने में सुविधा होती है। उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। जिस समय हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय संविधान की रचना करने वालों के क्या उद्देश्य थे, वे किन आदर्शों को स्थापना भारतीय संविधान में करना चाहते थे, इन सब बातों को उद्देशिका के माध्यम से जाना जा सकता है। ठीक है। भारतीय जनता ने अपनी संप्रभुता को इस संविधान के माध्यम से व्यक्त किया है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। उद्देशिका संविधान का प्रेरणा तत्व है, किंतु इसे संविधान का आवश्यक भाग नहीं माना गया। इसकी अनुपस्थिति में संविधान के मूल उद्देश्यों में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। यह ना तो सरकार को शक्ति प्रदान करने का स्रोत है, न ही उसको किसी प्रकार नियंत्रित और संकुचित करती है। इसका महत्व उन अवस्था में निश्चित ही बढ़ जाता है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट हो। परंतु न्यायालय ने उद्देशिका को महत्व माना है। उसने उद्देशिका को संविधान का एक अंग माना है। संविधान के उपबंधों के निर्वचन में उद्देशिका का बहुत महत्व है। संविधान में उद्देशिका का वही स्थान है जो उपबंधों का है। उद्देशिका अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती है। सर्वप्रथम
इससे संविधान के स्रोतों की जानकारी मिलती है। द्वितीय, संविधान के उद्देश्यों की स्थिति का पता चलता है कि इस संविधान में उन महान अधिकारों और स्वतंत्रताओं की घोषणा की गई है, ये अधिकारों होगा यहाँ पे, जिन्हें भारत के लोगों ने सभी नागरिकों के लिए बनाने की इच्छा की थी। तीसरी बात, इसमें संविधान के प्रवर्तन तिथि का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उद्देशिका का अपना एक विशेष महत्व है। यह वास्तव में संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अपनी दिशा और अंतर्वस्तु की दृष्टि से समाजवादी हैं। संविधान की प्रस्तावना में ही लोक हितकारी एवं समाजवादी समाज की स्थापना की कल्पना की गई। इन बातों को तभी पाया जा सकता है जब सरकार नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयत्न करे। नीति निर्देशक तत्वों में वे उद्देश्य और लक्ष्य निहित हैं जिनका पालन करना राज्य का उत्तरदायित्व है। वर्तमान समय में भारत एक कल्याणकारी देश है जिसका कर्तव्य जनसाधारण की सुख और समृद्धि की अभिवृद्धि करना है। इसी उद्देश्य से नीति निर्देशक सिद्धांतों में कुछ सामाजिक लक्ष्यों को निहित किया गया है जिनका पालन करना राज्य का आवश्यक कार्य हो जाता है। राज्य का कर्तव्य होता है कि जनता के हित और आर्थिक स्वतंत्र लोकतंत्र की स्थापना हेतु इसको यथाशक्ति लागू करने का प्रयत्न किया जाए। केंद्र और राज्य सरकारों ने अपने अपने साधनों के माध्यम से इन निर्देशों को लागू करने का संपूर्ण प्रयास किया। सामाजिक स्तर पर सभी की सामाजिक दशा को सुधारने का प्रयास चल रहा है। 26वें संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व महाराजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम का उपबंध किया गया। ग्राम पंचायतों को शासित इकाई के रूप में विकसित करने के उद्देश्य हाल ही में 73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया। ये सभी कार्य समाजवादी समाज की स्थापना के अग्रसर होने के ही कदम हैं। यदि सरकार की नीति साफ सुथरी है तो निश्चित रूप से हम इस दिशा में कुछ ठोस कार्य करने में सफल हो सकेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारत के प्रजातांत्रिक प्रशासन के आधार पर निर्माण करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व चूंकि परिवर्तनीय नहीं, अर्थात न्यायालय में जाकर इसे लागू नहीं किया जा सकता है, वह इसके पीछे कोई कानूनी शक्ति कार्य नहीं करती, इसलिए इसे मात्र पवित्र घोषणाओं को उपनाम से संबंधित किया जाता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व प्रशासन के मूलभूत तत्व हैं और विधि के निर्माण में इसका प्रयोग करना राज्य का परम कर्तव्य है। हमारे यहाँ लोकतंत्र व्यवस्था स्थापित की गई है जिसका सबसे बड़ी शक्ति जनमत होती है। यद्यपि नीति निर्देशक तत्वों के पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है, तथापि जनमत की महान शक्ति उसके पास मौजूद है। इसी कारण से कोई भी सरकार इन सिद्धांतों की उपेक्षा का अपना बुरा नहीं कर सकती। यह आशा की जाती है कि जैसे जैसे भारत के लोगों में राजनीतिक चेतना विकसित होती जाएगी, जनसाधारण जनतांत्रिक शासन व्यवस्था संविधान की वास्तविक आत्मा के नजदीक होती जाएगी, नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रभावशालिता बढ़ती जाएगी।